कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। चांदपुर के छोटे से स्टेशन पर ट्रेन एक झटके के साथ रुक गई। रात के ठीक 12 बजे थे। उस पैसेंजर ट्रेन में मैं पहली बार सफ़र कर रहा था। अब तक मेरे सफ़र के 4 घंटे पूरे हो चुके थे। रियासत रामपुर से चले हुए ट्रेन को 6 घंटे हो गए थे। मैंने उसे फारहार से पकड़ा था जो रामपुर से 30 मील पर वाक़या था। निस्फ शब की वजह से स्टेशन बिल्कुल सुनसान मालूम हो रहा था। इमारत के चंद कमरे रोशन ज़रूर थे, मगर ये रोशनी अंदर तक ही कफालत कर रही थी। मैंने सर निकालकर नीम पुख्ता प्लेटफार्म को गौर से देखा। चूंकि 1 घंटा पहले मेरा सिगरेट ख़त्म हो चुका था और डिब्बे में मेरे अलावा कोई भी मुसाफिर नहीं था जिससे सिगरेट उधार मांग लेता, मगर प्लेटफार्म की उदासी ने मुझे और भी मायूस किया। कोई ख्वांचे वाला भी नहीं था। मैंने मायूस होकर सर अंदर कर लिया और धुंधली रोशनी में ताज़ा अखबार पढ़ने की नाकाम कोशिश करने लगा। गाड़ी रुक जाने की वजह से लाइट भी बहुत मध्यम सी थी, ताहम जली सुर्खियाँ अब भी पड़ी जा सकती थी। कंपार्ट का दरवाज़ा खुला तो मैं उधर मुतवज्जो हो गया। एक स्मार्ट सा नौजवान एक कुल्ली के पीछे अंदर दाखिल हुआ। कुल्ली ने एक बड़ा सा संदूक सर पर उठाया हुआ था। बक्स इतना बड़ा और चौड़ा था कि 2-1 बर्तों के दरमियान वाली तमाम जगह उस बक्स से पुर हो गई। डिब्बे में कोई मुसाफिर मेरे अलावा नहीं था, इसलिए इस बक्स की वजह से कोई कबाहत नहीं थी। पूरा डिब्बा अभी खाली पड़ा था। नौजवान मेरे साथ वाली बर्थ पर आकर बैठ गया। उसने कुल्ली को उजरत के अलावा टिप भी दी। उसके अलावा उसकी खुश पोशाकी मेरे लिए तवज्जो का बायस थी। 4 घंटे सफ़र में मुंह बांधे बैठा रहा था, इसलिए एक हम सफ़र आ जाने से उस वक्त मुझे दिली खुशी हुई थी। उसकी आंखों से निस्वानियत टपक रही थी। उसकी आंखें भूरी थीं। गाड़ी रवाना हुई तो हमारी अजनबियत भी ख़त्म हो गई। मैंने नौजवान को मुखातिब करके पूछा, गालिबन किसी लंबे सफ़र पर जा रहे हैं? नौजवान ने नहायत खंदा पेशानी से मुस्कुराकर जवाब दिया, जी मुझे कानपुर तक जाना है और ये गाड़ी आप जानते हैं कल शाम तक कानपुर पहुँचेगी। मैं हैरान रह गया। उस नौजवान नौजवान की आवाज़ में बिला की निस्वानियत थी। जब उसने जवाब दिया तो मैं यूँ समझ रहा था कि जैसे कोई लड़की मुझसे मुखातिब है। अगर वो पसे पर्दा किसी से गुफ्तगू करता तो हरगिज़ कोई उसे मर्द कहने पर आमादा न होता। मुझे खामोश पाकर नौजवान बोला, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा ख्याल है आप भी। फिर वो मुस्कुराकर खामोश हो गया। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैंने हाथ बढ़ाकर आगे मुसाफा किया। नौजवान का हाथ भी निस्वानी हाथ की तरह नर्मो नाजुक था। फिर मैंने कद्रे तामुल के बाद अपना नाम बताया। आपका इस्म शरीफ? दयानंद सत्यार्थी, DAV कॉलेज कानपुर में फ़लसफ़ा का लेक्चरार हूँ। इस तारफ़ से मुझे खुशी तो हुई, लेकिन अब नौजवान के मुकाबले में ख़ुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। चूँकि मैं एक मामूली सा बिजनेसमैन हूँ, कुछ इसी किस्म के जज्बात का मैंने इजहार किया, मगर नौजवान ने इसके बरक्स मेरे अदब व एहतराम में कोई कमी न होने दी। वो नहायत खुश गुफ्तार और लतीफ़ा गो साबित हुआ था। यही वजह थी कि इतनी रात गुजर जाने के बावजूद मेरी आंखों में नींद का शायबा तक न था। मैं तो इसी स्टेशन से रवाना हुआ हूँ। उसने अपना टिफ़िन कैरियर उठाकर कहा, आप काफ़ी दूर से सफ़र कर रहे हैं, यकीनन रास्ते में आपको बड़ी दुश्वारी हुई होगी। इस ज़ैली लाइन पर ना तो स्टेशन ही अच्छे हैं और जो हैं उन पर कोई इंतज़ाम वगैरह नहीं किया जाता। यकीन जानिए, बहुत से स्टेशन तो पानी और रोटी जैसी बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी करने से कासिर हैं। नौजवान ने टिफ़िन में से चंद पूरियां निकालीं और फिर कांच के एक प्याले में आलू की सब्ज़ी रखकर डिब्बा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मेरा ख्याल है आप इस भेंट को ज़रूर स्वीकार करेंगे, दयानंद ने अदब से कहा। शुक्रिया सत्यार्थी साहब, मैं शाम को खा पी कर चला हूँ और इस वक्त मुझे कतई भूख नहीं है। मैंने कहा, ये तो बिल्कुल नामुमकिन बात है जनाब। मैं हमेशा घर से भूखा चलता हूँ और डिब्बे में बैठकर खाने में बड़ा आनंद मिलता है। अब आपको मेरा साथ देना ही पड़ेगा। उसने मेरा डिब्बा मेरे करीब रख दिया। सुनिए तो, मैंने कहा, यह तो बिल्कुल ज़बरदस्ती वाली बात है। आपको भूख लगी है, आप शौक़ से खाना खाएं। मगर श्रीमान जी, मैं कभी तन्हा नहीं खाता, घर में भाई बहन और कानपुर में दोस्तों के साथ। अब आप ज़्यादा एतराज़ ना करें, आपको हमारी कसम। आखिर में उसका लहजा बिल्कुल लड़कियों जैसा हो गया। दयानंद का खलूस काबिल सताइश था, इसलिए मुझे मजबूरन उसकी पेशकश कबूल करना पड़ी। यूं भी सफ़र की वजह से खाना जल्द हजम हो गया था। फिर इतने खलूस को ठुकराना मेरी निगाह में एक बुराई से कम बात न थी। हमने एक साथ खाना ख़त्म किया। पानी का इंतज़ाम मेरे पास भी था, मगर पानी भी मुझे दयानंद के थर्मास का पीना पड़ा। वो मुझसे पहले थर्मास खोल चुका था। चंद पूरियां खाकर और ठंडा पानी पीकर फरहत महसूस कर रहा था,
लेकिन सिगरेट की तलब में कुछ और इजाफा हो गया था। मैं शायद दयानंद से सिगरेट के बारे में कुछ कहता, लेकिन अपनी फितरी हया के सबब ना कह सका। मगर 2 मिनट बाद ये मुश्किल भी आसान हो गई। उसने अपना अटैची केस खोला और फिर दूसरे ही लम्हे उसके हाथ में क्रियॉन ए का डिब्बा और माचिस मौजूद थी। मैंने सिगरेट के डिब्बे को देखा, मगर फिर फौरन ही दूसरी तरफ देखने लगा। शायद दयानंद मेरी दिलचस्पी का राज पा चुका था। उसने सिगरेट का डिब्बा खोलकर मेरी तरफ बढ़ा दिया और कमाल शाइस्तगी से बोला, आप शौक फरमाते होंगे तो सिगरेट हाजिर है। शुक्रिया कहकर मैंने एक सिगरेट निकाल लिया, और जब दयानंद भी अपने सिगरेट होठों में दबा चुका तो उसने माचिस जलाकर पहले मेरी सिगरेट सुलगाई, फिर अपनी सिगरेट सुलगाने लगा। मैं दरमियाने दर्जे का सिगरेट पीता हूँ। इतनी आला सिगरेट बस कभी कभार ही पी है। शायद इसीलिए चंद कश लेने के बाद मेरा जिस्म सन्नाटे में आ गया। मैंने सोचा शायद ये इस वजह से हो कि मैंने बहुत देर से सिगरेट नहीं पिया। दूसरा ख्याल ये भी था कि आला क्वालिटी के सिगरेट में नशा कुछ ज्यादा होता है। सिगरेट खत्म होने से पहले ही मेरी हालत गैर हो गई। अब मैं बिल्कुल मजहूल सा हो गया। हाथ पांव हिलाने की सकत भी ना रही। यहाँ तक कि जलता हुआ सिगरेट भी बर्थ पर ही गिरा दिया, जिसे दयानंद ने बुझाकर बाहर फेंक दिया। दयानंद उसी वक्त उठकर खिड़कियां बंद करने लगा, फिर वो दरवाज़ा अंदर से बंद करके वापस आ गया। अब उसके चेहरे पर बड़ी पुरस्रार मुस्कुराहट थी। मैं एक टिक उसे देखे जा रहा था, मगर हिलने जुलने और बोलने की ताकत सल्ब हो चुकी थी। मेरे हवासे खमसा पूरी तरह बेदार थे, मगर कुव्वते अमल बिल्कुल मफकूद हो चुकी थी। और जब दयानंद ने मुझे बाहों से पकड़कर उठाया तो मेरी हालत एक अपाहिज जैसी थी। दयानंद ने मुझे सीट से उठाकर निचली बर्थ पर लिटा दिया। इसके बाद वो चाबी से बड़े ट्रंक का दरवाज़ा खोलने लगा। मैं उसकी तमाम हरकत देख रहा था, हर आहट सुन रहा था, मगर जुबान बोलने से माजूर थी। ट्रेन अपनी अमूमी रफ्तार से छक छक करती चली जा रही थी। उन दिनों तमाम गाड़ियां कोयले से चला करती थी, और ऐसी गाड़ियां छोटे स्टेशनों पर भी काफ़ी देर रुका करती थी। मेल ट्रेनों के मुकाबले में उन गाड़ियों में तकलीफ तो ज़्यादा होती थी, मगर गाँव और कस्बात के बाशिंदों को ऐसी गाड़ियाँ बहुत मुनासिब रहती थी। अव्वल तो हर स्टेशन पर रुकने की वजह से सवारियां आराम से चढ़ उतर सकती थी। फिर यह कि उन गाड़ियों की तादाद भी खासी थी, जिसकी वजह से ट्रेन में ज़्यादा रश भी नहीं होता था। 15-20 मिनट गुजर चुके थे, गालिबन कोई स्टेशन आने वाला था। ट्रेन की रफ्तार कुछ कम हो गई, मगर दयानंद ने कमाल महारत का सबूत देते हुए उसी वक्त ट्रंक का ताला खोल दिया। बाद अज़ां उसका भारी भरकम ऊपरी ढक्कन उठा दिया। अब वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। मैं हैरत से उस नौजवान की हरकत देख रहा था। उसने मेरे करीब रुककर पहले तो एक नज़र मुस्कुराकर मेरी जानिब देखा, फिर मुझे दोनों हाथों पर लाश की तरह उठा लिया। अजीब बेबसी का आलम था वो भी। मैं उससे पूछना चाहता था कि अब वो मेरे साथ क्या सलूक करने वाला है, मगर मैं सोच कर रह गया। उस कमबख्त सिगरेट ने मुझे जिंदा लाश में मुंतकिल कर दिया था। दयानंद ने मुझे आहिस्ता से संदूक में लिटा दिया। ये संदूक यूं लगता जैसे मेरे नाप से ही बनाया गया था। जब नौजवान मुझे लिटाकर हट गया तो पहली बार मैंने महसूस किया कि मेरे बराबर कोई दूसरा जिस्म भी मौजूद है। मैं किसी गोश्त पोस्ट के इंसान के करीब ही बेहिस्सो हरकत लेटा हुआ था। बराबर वाले जिस्म की गर्मी और साख्त का अंदाजा उसकी कुर्बत से वाज़े हो रहा था, और मैं ये जान चुका था कि यह भी मेरी तरह कोई इस बला का शिकार है। काश उस वक्त मैं आज़ाद होता। मेरे सामने उस दुबले पतले लेक्चरार की क्या हकीकत थी। मैं उसे 2 हाथों में सीधा कर देता, मगर वाय नाकामी कि मैं तो हिलजुल भी नहीं सकता था। दयानंद ने ट्रंक का ढकना बंद करके फिर ताला लगा दिया। ट्रेन अब काफ़ी आहिस्ता हो चुकी थी, वो शायद रुकने वाली थी। दचके कम होते होते नफ़ी की हद तक रह गए, और अब यूं लगता जैसे गाड़ी पानी पर तैर रही हो। फिर मामूली सा धचका लगा और जंजीरें बजने की आवाज़ पैदा हुई। गाड़ी किसी स्टेशन पर रुक गई थी। अजीबो गरीब संदूक था वो भी। आज सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और माथे पर पसीना आ जाता कि हालांकि मैं उसमें बंद था और बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ था, उसके बावजूद किसी किस्म की घुटन का एहसास नहीं था। नामालूम किस तरह से अंधेरी गोर में ताज़ा हवा आ रही थी। बहरहाल तारीकी दिल को हलाए दे रही थी, लेकिन खौफ की ये कैफियत ज़्यादा देर तक बरकरार न रह सकी। दोबारा जब ट्रेन आगे रवाना हुई तो मैं किसी कदर मुतमईन हो चुका था। मैंने तन ब तकदीर हालात से समझौता कर लिया और हर मुसीबत झेलने के लिए खुद को तैयार कर लिया। 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि ट्रंक का ताला आवाज़ करने लगा। दयानंद ने ताला खोल दिया था। ट्रंक का दरवाज़ा खुलते ही ताज़ा हवा और रोशनी बक्स में दौड़ आई। मैंने देखा दयानंद के बजाय एक नहायत हसीन और जमील दोशीज़ा ट्रंक पर झुकी हुई अपने नाजुक हाथों से मुझे उठाने की कोशिश कर रही थी, और बारीक साड़ी में उस नौजवान लड़की का सुर्खो सफ़ेद जिस्म कुंदन की तरह दमक रहा था। उसने गुलाबी साड़ी के साथ गुलाबी कामदानी का ब्लाउज पहना हुआ था और दुल्हन की तरह जेवरात से आरास्ता थी। उसके जिस्म से फूटती हुई सौंधी खुशबू मेरे दिलो दिमाग को ताज़ा कर रही थी। वो दिलकश अंदाज में मुस्कुराती जा रही थी। मुझे उसने बासानी उस कब्र से निकालकर फिर से बर्थ पर टेक कर
बिठा दिया और एक बार फिर से ट्रंक का कफल लगाने लगी। कंपार्ट में अब भी मेरे और उसके अलावा कोई तीसरा आदमी मौजूद नहीं था। मैंने देखा मेरा और दयानंद का सामान जूं का तू रखा था। बुरी आंखों वाली ये दोशीज़ा दयानंद की बहन मालूम होती थी। अब मैं सख्त हैरान था कि चंद मिनट कबल इस कंपार्टमेंट में दयानंद मौजूद था, अचानक वो कहाँ चला गया और ये लड़की इतनी जल्दी कहाँ से आ गई। बिलफर्ज वो पिछले स्टेशन से सवार हुई थी, तो उसका सामान कहाँ है और क्या वो बिल्कुल तनहा सफ़र कर रही है। ये भी मान लिया जाए कि वो तनहा सफ़र कर रही है, तो फिर दयानंद कहाँ चला गया। अगर दयानंद के लिए ये सोचा जाए कि वो पिछले स्टेशन पर उतर गया, तो उसका सामान इस कंपार्टमेंट में क्यों मौजूद है। फिर मैं गौर से उस लड़की को देखने लगा जो इस सीट पर बैठी हुई थी जहां दयानंद बैठा था। ओह, अचानक मेरे दिल ने कहा, ये तो बिल्कुल दयानंद ही है। बिल्कुल वही नक्शो निगार है, वही आवाज़। फ़र्क सिर्फ लिबास और बालों का है। पहले दयानंद सर पर टोपी ओढ़े हुए था और सूट में मलबूस था। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने सामने वाली बर्थ पर गहरे रंग का वही सूट रखा हुआ देखा जो दयानंद ने पहन रखा था। क्या सोच विचार हो रही है, दोशीज़ा ने मुस्कुरा कर कहा। उसकी आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। ये आवाज़ मैं पहले भी सुन चुका था। अच्छा, तो ये दयानंद ही नहीं है, बल्कि ये औरत है जो पहले दयानंद बनकर मुझसे मुतारिफ हुई थी और मुझे पूरियाँ खिलाई थी, उसके बाद सिगरेट। ओ, किस कदर अजीब थी वो। सिगरेट मेरे लब हिल भी ना सके थे, हालांकि मैं दुनिया जहान की बातें सोच रहा था। दोशीज़ा अब तक मेरी जानिब मीठी नज़रों से देख रही थी। मेरी निगाहों में हज़ारों सवाल थे, मगर उसके बचरे से साफ जाहिर होता कि वो कुछ नहीं बताना चाहती। फिर वो एकदम उठकर खड़ी हो गई। इस बार लड़की ने बर्थ पर रखा हुआ सिगरेट का डब्बा उठाया और उसमें से सिगरेट निकालकर मेरे करीब आ गई। उसके दूसरे हाथ में माचिस दबी हुई थी। लड़की ने एक सिगरेट जबरन मेरे होठों में घुसेड़ दी। हालांकि मैं हरगिज़ दोबारा उस मुसीबत का शिकार नहीं होना चाहता था, मगर उस वक्त मेरा कोई अमल मेरे अपने इख्तियार में नहीं था। डिब्बा उसने फिर से बर्थ पर रखकर माचिस जलाई और मेरा सिगरेट सुलगा दिया। गैर इरादी तौर पर मैं सिगरेट के कश लेने लगा। इस बार भी पहला कश लेते ही मुझसे बैठे रहना दोबार हो गया। मैं अब तक बर्थ की दीवार से टेक लगाए बैठा था, मगर अब लेटे रहने के सिवा कोई चारा न था। मेरा दिमाग घूम रहा था और यूं लग रहा था जैसे पूरी गाड़ी फिर कन्नी की मानंद गोलाई में चक्कर लगा रही हो। ना मालूम कब तक यूं ही बेसुध पड़ा रहा। जब दोबारा आँख खुली तो लड़की की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस की। उठिए, अब सुबह होने वाली है, उसने अपना नर्मो नाजुक बदन मेरे करीब करते हुए कहा। उस वक्त मेरी हालत दीदनी थी। मेरे लिए सब कुछ ख्वाब किसी कैफियत से ज़्यादा नहीं था। ऐसा ख्वाब जिसमें कभी लर्जा देने वाले वाक़यात सामने आते और कभी इतने रोमानी मनाजर के इंसान खुद पर काबू न रख सके। ये मंजर इतना जज्बाती था कि मैं बेख्तियार हो सकता था, मगर जहन पर गुज़श्ता वाक़यात का गुबार छाया हुआ था। फिल हकीकत में अभी तक खौफजदा था। ये सारे वाक़यात मेरे नज़दीक गैर फितरी थे और मैं दिल ही दिल में उसको बदरूज समझ बैठा। और अब खुदा जाने मुझसे वो क्या काम लेना चाहती है। ज़रूर ये कोई नाज़ेबा हरकत की मुर्तकिब होगी और मुझे भी किसी ऐसे ही गोरख धंधे में उलझाएगी। ये सोचकर मैं जान छुड़ाने की फिक्र में था, मगर मेरे हवास पर उसकी हसीन कुर्बत का असर भी हो रहा था। लड़की के लिबास से खुशबू के भभके मेरी नाक में दाखिल हो रहे थे। उसने अपना निस्फ जिस्म का सारा बोझ मेरे बदन पर डालकर मुझे अज खुद रफ्ता करने की पूरी कोशिश की, ताहम मैं खुद पर जबर करके अपने आप को संभाले हुए था। अचानक लड़की ने अपना खूबसूरत चेहरा मेरे करीब लाकर बड़े प्यार से कहा, गौतम बाबू, क्या अभी और सोने का विचार है आपका? देखो, सुबह होने वाली है, पूरब में पौ फूटने लगी है। मैंने हाथ उठाना चाहा और ये देखकर मैं दंग रह गया कि अब मेरा हाथ काम कर रहा था। फिर मैंने अपने पूरे जिस्म को एकदम उस लड़की से अलग कर लिया। इस उजलत की वजह से लड़की का सर बर्थ से टकराया और खुद मेरे भी हल्की सी चोट आई, मगर फिर से तंदुरुस्त होने की खुशी में मुझे उस चोट का रत्ती भर भी एहसास नहीं हुआ। तुम कौन हो और ये तुम मुझे गौतम बाबू क्यों कह रही हो? पहली बार मैंने खौफजदा लहजे में उससे कहा। मैं तुम्हारी धर्म पत्नी राधा हूँ, राजनगढ़ के पंडित रामदयाल की बेटी। वो मुस्कुरा कर बोली और फिर रुक कर बोली, और तुम मेरे पति देव हो गौतम बाबू, पंडित किशन लाल के सपुत्र। राजनगढ़ से 4 मील दूर गोमती के किनारे तुम्हारा गांव और मेरा ससुराल है। तुम तो उसका नाम भी भूल गए हो। खैर, मैं बताती हूँ, उस गांव का नाम है नारायणगंज। ये कानपुर से सिर्फ 2 मील दूर है और अब तो वो भी शहर से मिल गया है। यहाँ की आबादी में भी ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। गोमती के किनारे पर आबाद होने के कारण यहाँ हर वक्त यात्रियों और स्नान करने वालों का आना जाना लगा रहता है। फिर किनारे पर बने हुए मंदिर और शमशान, ये सब गांव को शहर बनाने का जरिया बन गए हैं। ये बकवास है, फ्रॉड है, मैंने खड़े होकर कहा। मैं गौतम बाबू नहीं हूँ। और कुछ बताऊं, ये कि मेरे गांव का नाम नारायणपुर नहीं बल्कि मैं मारहा का बाशिंदा हूँ, मैंने निहायत जले कटे लहजे में कहा था। मगर राधा मुस्कुरा रही थी। वो बर्थ से उठकर खड़ी हुई और बेख्तियार चूड़ियों
और जेवरात से लबरेज गोरी बाहें मेरे गले में हाइल कर दी। मैंने एहतजाज के तौर पर उन बाहों को अलग करना चाहा, मगर नर्म और नाजुक हाथ उस वक्त आहनी सलाखों की मानिंद हो गए। मैंने जिद होकर कहा, तुम आखिर क्या बला हो और मुझसे क्या चाहती हो? सिर्फ एक माँ के लिए तुमसे चंद काम लेने हैं, मगर एक शर्त पर। मैं तुम्हें उसका पूरा पूरा मुआवजा दूंगी। उसकी दो सूरतें हैं। अगर तुम काम के बदले मुआवजे में रकम चाहोगे तो दे दूंगी। इस सूरत में तुम्हें मेरे जिस्म से कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन मैंने उसकी बाहें हटाकर कहा, पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो और मुझसे क्या काम लेना चाहती हो, फिर ये कि इस काम के सिले में मुझे क्या मुआवजा दिया जाएगा। हाँ, मैं एक बात साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ कि मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और तालीम याफ्ता भी। मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है और शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है। ये मैंने इसलिए कहा कि तुम जान लो कि मैं किस किस्म का आदमी हूँ। मैं तुमसे जिस्मानी रिश्ता नहीं रखना चाहता, बल्कि मैं तो अपने घर जाना चाहता हूँ। राधा इत्मीनान से मुस्कुरा रही थी। फिर उसने एक लफ्ज़ कहे बगैर मेरा हाथ पकड़ा और बाथरूम की तरफ चल दी। बाथरूम का दरवाजा खुला तो सामने लगे हुए शीशे में मुझे अपनी शक्ल नजर आई। अपनी शक्ल देखकर दिलदोज चीख मेरे मुंह से निकल गई। मेरे अपने वजूद के बजाय एक दूसरा जिस्म था जिससे मेरी कोई मुनासबत ही नहीं थी। अब मेरे सर पर एक छोटी सी चोटी भी थी, जैसे हिंदू रखते हैं। उसके अलावा चेहरे के नक्शो निगार भी, जिस्मानी साख्त, हत्ता के कद में भी फर्क आ चुका था। मेरा दिमाग इस वक्त मेरा अपना ही था, मगर जिस्मानी तौर पर मेरी हालत बिल्कुल बदल चुकी थी। मैं दोनों हाथों से सर थामकर बैठ गया। ओ मेरे खुदा! राधा अब भी मेरे करीब खड़ी थी। फिर मैंने अपने शानों पर उसके हाथों का दबाव महसूस किया। सर उठाकर दुख भरी नजरों से मैंने उसकी तरफ देखा। अब राधा की निगाहों में बला की शफकत नजर आ रही थी। उसने मुझे उठने का इशारा किया और मैं धीरे धीरे उठकर उसके बराबर ही खड़ा हो गया। जरा देर मोहब्बत पाश नजरों से मेरी तरफ देखकर उसने कहा, सुनो जी, मैं आपको ज्यादा कष्ट नहीं दूंगी। आप सिर्फ 1 महीने अपनी जुबान बंद रखने का वादा करें। 1 महीने में आपके लिए बहुत सी अजीब बातें होंगी, मगर उनका संबंध आपकी जात से नहीं होगा और ना आपको कोई कष्ट भुगतना पड़ेगा। मैंने कहा, राधा देवी। मैंने पहली बार उसका नाम लिया तो वो खिल उठी। ये क्या इसरार है कि मैं दिफाई तौर से? राधा ने मेरी बात काट कर कहा, इन बातों के लिए अभी से मन में अंदेशों को जगह मत दो। अगर देखना चाहते हो तो आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये कहकर वो चाबियां संभालती हुई एक बार फिर उन बर्थों के दरमियान आ गई जहां वो पुरस्कार संदूक रखा हुआ था। उसने ताला खोला और जब ढकना उठाया तो मेरे लिए एक खौफनाक मंजर मौजूद था। बक्स में रखा हुआ इंसानी जिस्म मेरा अपना जिस्म था। डरते डरते मैंने उसे छू कर देखा, मगर वो जिस्म तो बिल्कुल ठंडा था, बिल्कुल मुर्दा। हालांकि वो मुकम्मल मेरा जिस्म था, मेरा लिबास पहने हुए था। या अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है कि मैं जिंदा हूँ और मेरे सामने मेरा मरा हुआ जिस्म भी मौजूद है। वो जिस्म एक नाकाबिले तरदीद हकीकत के रूप में मेरे सामने था। मैंने खौफ भरी आंखों से राधा की तरफ देखा, मगर राधा ने उसी वक्त मुस्कुराकर ढकना बंद कर दिया और फिर से ताला लगा दिया। जब हम वापस अपनी सीटों की तरफ आ रहे थे, गाड़ी आहिस्ता हो गई थी। शायद कोई स्टेशन नजदीक था। इस बार भी हम खिड़की के करीब वाली 2 सीटों पर बैठे जो एक दूसरे के आमने सामने थे। सुबह हो चुकी थी, अंधेरा छटने लगा था और मैं सोच रहा था आज का सूरज मेरे लिए नामालूम क्या मुसीबतें लेकर आ रहा है। फिर मैंने अपने दिल से चंद सवालात किए। मैंने कहा, क्या मैं इस बला से बच सकता हूँ? जवाब में दिमाग ने कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं। फिर मैंने सोचा, क्या मैं इस खूबसूरत बला को धोखा देकर निकल सकता हूँ? और अगर निकल गया तो क्या सईदा, मेरी बीवी और दीगर घर वाले मुझे पहचान सकेंगे, अपना सकेंगे मुझे? इस बात का जवाब भी इनकार में था। फिर मैंने सोचा, अब तो मुझे क्या करना चाहिए? किस्मत पर भरोसा करके अपना मामला खुदा के सुपुर्द कर देना चाहिए। दिमाग ने जवाब दिया। मैं बेख्तियार होकर दिल ही दिल में खुद को कोसने लगा कि क्यों कानपुर जाने का इरादा किया था। खालाजाद की भाई की शादी का कोई इतना अहम मसला नहीं था, मगर दिमाग ने इसके खिलाफ मुझे टोका। क्या मालूम था कि ऐसे वाक़या से मेरा वास्ता पड़ेगा। और फिर दिमाग की इस बात की दिल ने भी तस्दीक कर दी। ये कोई निस्बतन बड़ा स्टेशन था। यहाँ गाड़ी निस्फ घंटे तक खड़ी रही। प्लेटफॉर्म पर काफ़ी चहल पहल थी और गाड़ी रुकते ही चंद मुसाफिर भी हमारे डिब्बे में आ गए। ये लोग हमसे काफ़ी दूर हटकर अलग बैठे थे। शायद राधा को देखकर उन्होंने यही सोचा होगा कि मैं अपनी दुल्हन को रुखसत करा के ला रहा हूँ। राधा लिबास और जेवरात की वजह से दुल्हन मालूम हो रही थी। मैंने एक बावर्दी चाय वाले को बुलाकर चाय और नाश्ता लाने को कहा। बैरा फौरन ही आर्डर लेकर चला गया। अब राधा ने दूसरे लोगों की आमद की वजह से थोड़ा सा घूंघट निकाल लिया था। वो इस वक्त एक शर्मीली सी गुड़िया लग रही थी। जरा देर पहले की राधा और इस दुल्हन में जमीनों आसमान का फर्क था। इतने में बैरा चाय और नाश्ता ले आया। मैंने जिद करके अपने साथ राधा को भी नाश्ता कराया, लेकिन वो बुरी तरह शर्मा रही थी। जब बैरा बर्तन ले जा रहा था तो मैंने उसे नोट देकर सिगरेट मंगवाया। वो फौरन ही मतलूबा सिगरेट के चंद पैकेट दे गया।
कानपुर अब भी बहुत दूर था। एक बार तो मैंने सोचा क्यों ना किसी बड़े स्टेशन से मेल गाड़ी पकड़ ली जाए ताकि दिन भर की झकझक से निजात मिल जाए, मगर राधा इस बात पर तैयार नहीं थी। मजबूरन मुझे इसी ट्रेन में सफ़र जारी रखना पड़ा। अब मेरे लंबे चौड़े जिस्म पर बोस्की की कमीज और सफ़ेद बारीक सी धोती थी। कानों में राजकुमारों की मानंद सफ़ेद हीरे भी पड़े हुए थे। इस सज धज में बला की कदामत थी और ये जिस्म मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं जो क्लीन शेव रहने का आदी था, अब मेरे चेहरे पर ठाकुरों की मानंद बड़ी बड़ी मूछें आ गई थीं। फरवरी की दरमियानी तारीखी थी। मौसम इंतहाई खुशगवार था कि खुद ब खुद तबीयत में उमंगें पैदा हो रही थी। न जाने क्यों अब मैं अपनी पहली जिंदगी से थोड़ा सा दूर हो गया था। पूरी तरह राधा की तरफ रागिब नजर आ रहा था। यूं लगता जैसे राधा मेरी जन्म जन्म की साथी है और ये हालत नाश्ते के बाद से शुरू हो गई थी। धीरे धीरे मैं सफ़र से लुत्फ अंदोज होने के लिए राधा को छेड़ने लगा। राधा नई ब्याही दुल्हनों की तरह हिजाब से कभी मुस्कुरा देती, कभी गर्म निगाहों से देख लेती, गाए बहे प्यार की ऐसी मीठी नज़र मेरे चेहरे पर डालती कि खुद पर काबू करना मुश्किल हो जाता। इसके बावजूद मैं अपनी सीट से ही चिमटा रहा। इस सूटकेस का क्या करना है? राधा से उस पुरस्कार सूटकेस के बारे में पूछा जो अब तक बालाई बर्थ पर रखा हुआ था। 1 मिनट तक राधा ने जवाब न दिया, मगर जब मैंने दोबारा पूछा तो बोली, इसे अपने सूटकेस में रख लो नाथ। उसकी आवाज में बला की खुद सुपुर्दगी थी। मैंने उसके हुक्म की तामील की और ताज़ा अखबार देखने लगा जो स्टेशन से खरीदा था। पिछले दोपहर से पहले एक एक करके तमाम मुसाफिर उतर गए और हम लोग एक बार फिर तन्हा रह गए। हमारा सफ़र तो शाम तक था और ये मुसीबत बहरहाल गुजारनी ही थी। तन्हाई मिली तो मैंने पहली बार प्यार से राधा का हाथ थामा। उसने रूठे हुए अंदाज में मेरी आंखों में झांक कर कहा, बाबूजी, अभी से वादा खिलाफी शुरू कर दी। शर्मिंदा होकर मैंने राधा की खिलाई छोड़ दी, मगर वो अपनी सीट से उठ चुकी थी। हम दोनों करीब वाली लंबी बर्थ पर एक दूसरे से लगकर बैठ गए। एक बात बताओ, मैंने उसकी ठोड़ी को उठाकर कहा। शर्म से उसकी आंखें बंद होने लगीं। वो इस वक्त बला की हसीन लग रही थी, मगर मैं अपने वादे पर कायम था। तुम अपने बारे में मुझे सब कुछ बता दो, मैं अपने बारे में, ताकि मैं अपने जहनी खलफशार से भी बच जाऊं और तुम्हारे लिए कारामद आदमी साबित हो सकूं। वो कहने लगी, बाबूजी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही कहने वाली थी। मैं खामोश ही रहा। मेरी तवज्जो देखकर जरा तवक्कुफ के बाद राधा ने कहा, बहुत दिन पहले की बात है, यूं समझ लो जग बीत गए। नारायणपुर से समय कानपुर से 20 मील दूर एक बड़ा सा शहर था। ये पंडित राम नारायण की रियासत थी और इस रियासत में 2 कौमें आबाद थी, पंडित और ठाकुर। चूंकि पंडित की हुकूमत थी, इसलिए रियासत के ठाकुर उनसे दबे रहते थे। रियासत में कभी दंगा फसाद नहीं हुआ था। हमने जिस जन्म में उस रियासत में आंख खोली, उस समय तुम्हारे पिता किशन लाल गद्दी पर विराजमान थे। तुम उनके इकलौते बेटे और रियासत के राजकुमार थे। मैंने भी तुम्हारी रियासत के एक जमींदार पंडित रामदयाल के घर में आंख खोली। उनके 4 बेटे थे और मैं इकलौती बेटी। बड़े प्यार से मेरी परवरिश हुई। रियासत में हमारा बड़ा सम्मान था। राजा से हमारी रिश्तेदारी होती थी, इसी कारण हमें एक जागीर मिली हुई थी। पिता बूढ़े हो गए और जागीर की देखभाल भाइयों ने शुरू कर दी। अब मैं भी सियानी हो गई थी। उस जमाने में हिंदू रस्म और रिवाज के मुताबिक लड़कियों की शादी बाहर हुआ करती थी। हिंदुओं में अब भी यही तरीका राइज है। ये लोग जरा सी भी रिश्तेदारी निकल आने की सूरत में बेटी नहीं देते। लेकिन बाबूजी, मेरे साथ किस्मत ने एक अजीब मजाक किया। एक दिन जब रियासत में ज़बरदस्त मेला लगा हुआ था और मैं सहेलियों के साथ खेल तमाशे देखती फिर रही थी, एक जगह दूर से आए हुए बहादुरों का दंगल हो रहा था। ये दंगल कुश्ती का दंगल नहीं था, बल्कि हथियारों से जंग लड़ने का दंगल था। और इसी दिन पहली बार मैंने तुम्हें देखा था, यानी राजकुमार गौतम बाबू को। उन्होंने एक एक करके तुम्हारे योद्धाओं को शिकस्त दी और बस उसी दिन वो मेरा मन भी जीतने में कामयाब हो गए। मैं आखिर तक तमाशा देखती रही और जब राजकुमार विजय पाकर महलों की तरफ जाने लगा तो मैंने उन्हें रास्ते में रोककर बधाई दी। मेरी निगाहें उनके चौड़े चकले सीने और लंबे बाजुओं पर थीं। उनके लंबे बाल और बड़ी आंखें मेरा मन ही ले गईं। मेरी कल्पनाएं राजकुमार से पोशीदा न रह सकीं। वो मेरे बिल्कुल करीब आकर बोले, सच बता रहा था, क्या ये सच है कि तूने मुझे बधाई दी और ये जो तेरी नज़रें? मैंने बात काट कर कहा, महाराज, नज़रों की बात छोड़ो, ज़रा मेरे मन से पूछो। इतना कहकर भाग खड़ी हुई। लाज के मारे और कोई शब्द मुंह से ना निकल सका। मेरी सखियां जरा दूर थी, मैं फिर उनमें जा मिली, मगर राजकुमार बहुत देर तक वहीं खड़े मेरी तरफ देखते रहे। हमारी हवेली राजमहल के करीब थी। उस दिन के बाद मैं अक्सर राजकुमार से मिलने महल जाने लगी। मेरे वहां जाने में किसी को एतराज़ नहीं था। हमारी कुर्बतदारी पहले ही थी, फिर हम भी जागीरदार थे और पड़ोसी भी। महल में कई बार ऐसा हुआ कि राजकुमार मुझे तन्हाई में मिल गए। एक शाम इतनी रंगीन, वो शाम दिन भर भरका होती रही। यूं लगता जैसे किसी दुखियारे के आंसू हैं।
जो थमते ही नहीं। मगर शाम से पहले थम गई। मौसम बहुत सुहाना हो गया था। मेरे मन में राजकुमार की यादें करवट लेने लगीं। दिल के हाथों मजबूर होकर मैं उसी वक्त उनसे मिलने राजमहल चली गई। इत्तेफाक की बात, वो भी अपने महल के बाहर मिल गए। उस दिन मैंने पीला बसंती जोड़ा पहना था और इस लिबास में मेरा शरीर सरसों के फूल की मानंद लग रहा था। उस शाम पहली बार मेरे होंठों ने अमृत रस चखा और बस उस रात के बाद राजकुमार के प्रेम में दीवानी हो गई। हमारा प्रेम ज्यादा देर तक बस्ती वालों की नज़र से छुपा न रह सका। रियासत का हमारे बाद सबसे बड़ा जिम्मेदार एक ठाकुर प्रताप सिंह था। प्रताप सिंह की हवेली भी हमारे करीब थी। उसकी बहनें मेरी सखियां थीं और अक्सर हमारी हवेली में आती जाती रहती। मगर जब से मैंने राजकुमार को देखा था मेरा मन कहीं नहीं लगता था। मैं जब भी मौका मिलता राजमहल निकल जाती। एक रात जब मैं अपनी हवेली की तरफ जा रही थी तो प्रताप सिंह रास्ते में मिल गया। मुझे देखते ही बोला, अरे राधा, इतनी रात गए कहाँ से आ रही है? मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो लपक कर मेरे सामने आ गया। इस तरह मेरा रास्ता रुक गया। मैंने नाराज होकर कहा, देख प्रताप, मेरे रास्ते से हट जा, वरना। उसने मेरी बात काट कर कहा, वरना क्या? राजकुमार से कह कर कोल्लू में पिलवा देगी। उसकी बात पर गुस्सा तो बहुत आया मुझे, मगर मैंने ग़ज़ब से काम लिया और खुशामदाना लहजे में कहा, प्रताप भैया, मुझे जाने दो, माताजी इंतजार करती होंगी। वो जल बुनकर बोला, अच्छा, अब हम भैया जी हो गए। और वो राजकुमार तेरा कौन है? उसके पास रात रात भर रहे तो तेरे माता पिताजी नाराज नहीं होती और हमारे जरा रोकने से नाराज हो जाएंगी। वो ये कहता हुआ मेरे बिल्कुल करीब आ गया। उसकी आंखों में शैतान नाच रहा था और मैं दिल ही दिल में सहमी जा रही थी। इत्तेफाक से कुछ देर आहट हुई तो प्रताप सिंह चला गया, वरना उस दिन राम जाने वो पापी क्या कर गुजरता। मैंने ये बात किसी से नहीं कही। मैंने सोचा अगर कहूंगी तो मेरी बदनामी होगी। हाँ, अब मैं बहुत एहतियात करने लगी थी। मैं ज्यादा देर तक राजमहल में भी नहीं रुकती थी। कई बार राजकुमार ने मुझसे शिकायत की, मगर मैं हंसकर टाल गई थी। प्रताप सिंह मेरे पीछे पड़ गया था। ना मालूम कैसे वो समझ लेता था कि आज मैं राजकुमार से मिलने जाऊंगी। कई बार मैंने राजकुमार को प्रताप सिंह की हरकतों के बारे में बताया। वो बहुत नाराज हुआ कि ये बात पहले क्यों ना बताई। फिर हम बहुत देर तक इस मुसीबत से बचने के लिए तदबीरें सोचते रहे, लेकिन कोई सूरत नजर न आ रही थी। राजकुमार अपने रिश्ते की बात इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि हमारी उससे रिश्तेदारी थी। ऐसी सूरत में शादी हो ही नहीं सकती थी। मैंने अपने प्रेमी से साफ शब्दों में कह दिया, मैं जान दे दूंगी मगर अपने शरीर को किसी गैर का हाथ नहीं लगने दूंगी। मगर तकदीर की खराबी मेरे इरादों का मजाक उड़ा रही थी। 1 माह बाद मेरा लगन तय हो गया। इत्तेफाक से मेरा होने वाला पति लगन के समय वतन वापस आ गया। अभी तक हमारे खानदान वालों ने बर नहीं देखा था, इसलिए दूल्हा को लगन के समय रियासत में तलब किया गया। मगर कायदे के मुताबिक वो हमारे घर नहीं ठहर सकता था, इसलिए प्रताप सिंह ने दूल्हा वालों को अपनी हवेली में ठहराया। प्रताप सिंह की इन लोगों से जान पहचान थी। मैंने रो रो कर अपनी जान हल्कान कर ली। मेरा शरीर पीला पड़ गया, मगर घर वालों ने इस बात को आम लड़कियों का दुख समझा। उधर राजकुमार गम से दोहरा हो गया। वो अपनी जबान से कुछ भी नहीं कह सकता था, मगर अपने सामने अपनी रियासत से मेरी डोली उठते नहीं देख सकता था। उसने मुझसे कह दिया, मैं ज़रूर कुछ करूँगा। बस इसी बात से मेरी हिम्मत बंधी। लगन का समय आ गया। दूल्हा वाले काफ़ी दूर से आए थे। वो लोग दोपहर को आकर प्रताप सिंह की हवेली में ठहर गए। शाम को सब लोग इकट्ठे हो गए और बड़ी धूमधाम से लगन हो गई। कायदे की रूह से एक रात के लिए मेरी रुख्सती कर दी गई। दूल्हा वालों ने प्रताप सिंह की हवेली को ही मेरी सुहाग रात के लिए मुनासिब समझा। ये काफ़ी बड़ी हवेली थी। इसमें एक कमरा मेरे लिए सजा दिया गया। रात को बहुत देर तक प्रताप सिंह की बहनें और गांव की और दूसरी लड़कियां मुझे छेड़ती रहीं। मेरी आंखों का आंसू बंद ना होता था। बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अब मैं राजकुमार की तरफ से भी मायूस हो गई थी। अब हो भी क्या सकता था, मैं पराई हो गई और आज की रात मैं इस काबिल ही कहाँ रहूंगी कि राजकुमार को मुंह दिखा सकूं। मैंने अपने मन में सोच लिया और मैंने एक भयानक फैसला किया। मैंने तहिया कर लिया था कि सुबह को घर जाकर आत्महत्या कर लूंगी। अगर इसी वक्त में दुल्हन बनाकर कमरे में बंद न कर दी गई होती तो उसी समय मैं खुदकुशी कर लेती। मेरा पति वाकई बहुत सुंदर था। मैंने लगन के समय उसकी एक झलक देखी थी। उस वक्त मुझे आंसू बहाने से ही फुर्सत कहाँ थी। बस 1-2 मिनट को थक कर चुप हो गई थी। बाहर विलायत में रहकर पति को शराब पीने की आदत पड़ गई थी। यहाँ जब प्रताप सिंह से उनकी मुलाकात हुई तो वो ये जानकर बहुत खुश हुए कि उन्हें एक बेहतरीन साथी मिल गया। प्रताप सिंह उनसे 4 हाथ लंबा निकला। ये दोनों हुजला अरूसी के बराबर वाले कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे। दूल्हा ने यह कमरा इसलिए चुना था कि बारात वालों को उसकी बुराई का पता न चल सके। फिर उसने ये भी सोचा होगा कि वहां से चुपचाप दुल्हन के पास चला जाऊंगा। तमाम दिन और आधी रात तक बैठे बैठे मेरा शरीर फोड़े की तरह दुख रहा था।
मजबूर जरा देर के लिए मैं पसेरी पर लेट गई। जेवरात, भारी कपड़ों और फूलों की वजह से मैं बहुत थक गई थी। लेटते ही नींद आ गई। नामालूम किस वक्त मेरी आंख खुली, मगर इतना मालूम था कि रात काफी बीत चुकी है। कमरे में घुप अंधेरा है और कोई मेरे शरीर पर झुका हुआ है। मैंने सोचा कि पति देव को अब मौका मिला और वो मेरी दुनिया बर्बाद करने आ गए। जब मैं बिल्कुल ही बेबस हो गई तो रूहानसी होकर बोली, भगवान के लिए मेरी 2 बातें सुन लो। मैं तुम्हारे सामने अपने पाप का इकरार करती हूँ। हालांकि मेरा शरीर गंगा की तरह पवित्र है, मगर मेरी आत्मा गंदी हो चुकी है। अब मैं एक आत्मा 2 आदमियों को कैसे दे सकती हूँ? मैं राजकुमार गौतम से मोहब्बत करती हूँ। उसका प्रेम मेरी नस नस में रच बस चुका है। मैं उसके बगैर एक पल नहीं रह सकती। मैं चाहती तो ये शरीर भी गंदा हो जाता, मगर हमने प्रेम किया है सच्चा प्रेम। हमारे मन में गंदगी नहीं। राजकुमार ने कभी मेरे शरीर को छूने की कोशिश नहीं की, मगर मैं अपनी आत्मा की तरह अपने शरीर को भी उनकी अमानत समझती हूँ। क्या तुम इस बात पर भी मुझे स्वीकार कर लोगे? ये मेरा आखिरी हथियार था। उस समय उसने फिर से कमरे में रोशनी कर दी और अपने दूल्हा को देखकर चीख मारकर बेहोश हो गई। ये प्रताप सिंह था। जब मैं होश में आई तो उस पाखंडी ने बड़े घमंड से कहा, देख राधा रानी, हम ना कहते थे हमसे बचकर कहाँ जाओगी? जाओ अपने राजकुमार को बुला लाओ और मुझे सूली पर चढ़ा दो या अपने शराबी पति से शिकायत कर दो, जो बराबर वाले कमरे में बेसुध पड़ा है। मेरे ऊपर कयामत गुजर गई। शायद पति देव को भी अपनी गलती का इल्म हो गया था और वो सुबह ही नाश्ता किए बगैर चला गया। उसके चले जाने से रियासत में बड़ा चर्चा हुआ। उसके साथी भी फौरन ही चले गए। तीसरे दिन हमारे घर में कोहराम मच गया। उस दिन इत्तला आई कि पति देव ने गंगा में डूबकर खुदकुशी कर ली। रोना पीटना रात तक होता रहा और जब सब लोग थक हार कर सो गए तो मैंने उसी रात को जहर का प्याला पी लिया। राधा अपनी कहानी सुनाकर रहम तलब नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने इतराज करते हुए कहा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि तुम लोग मर गए और अब जिंदा हो? ये सब कुछ मुमकिन है बाबूजी, राधा ने होंठ भेंचकर कहा। मैंने कहा, अब तुम मुझसे क्या काम लेना चाहती हो वो भी बता दो। मैंने दूसरा पहलू इख्तियार किया। इन बातों का जवाब आने वाला वक्त देगा, राधा ने पुरस्रार अंदाज में कहा। गाड़ी फिर रुकने के लिए आहिस्ता हो रही थी, इसलिए मैंने भी उसे मजीद कुरेदने की कोशिश नहीं की। गाड़ी एक जंक्शन पर रुकी। पहली बार बड़ा स्टेशन देखकर मुझे खुशी हुई। प्लेटफॉर्म पर उतरकर मैंने बुक स्टॉल का रुख किया और चंद किताबें और मैगजीन खरीद लाया। ट्रेन यहाँ जम कर रह गई। अब दोपहर हो चुकी थी, इसलिए हमने खाने से फरागत पाई ताकि कोई परेशानी ना हो। डिब्बे में अब काफी रश हो गया था, ताहम ये बड़ी बोगी थी, इसलिए हमारे करीब कोई नहीं था। हम आज़ादी से बातचीत कर सकते थे, लेकिन उस वक्त बातों से ज्यादा मुताले में लुत्फ आ रहा था। राधा के लिए मैं हिंदी का रिसाला ले आया, वो इसमें लग गई थी। ट्रेन उस जंक्शन से चल पड़ी तो वाकई पैसेंजर ट्रेन बन गई। हर स्टेशन पर आने जाने वालों की भीड़ लगी रही, इसलिए कानपुर तक मैं राधा से कोई बात न कर सका। हम लोग एक दूसरे की तरफ मैनी खेज नजरों से देख देख कर रह गए। कानपुर अभी दूर था कि एक बार फिर डिब्बे में हम तन्हा रह गए और जरा देर बाद मैंने बदली हुई राधा को देखा। अब वो तमाम लिबास और जेवरात उतारकर मगरबी तर्ज का लिबास जेबतन कर चुकी थी। पहली बार उसके इंतहाई मॉडर्न बाल देखकर इंतहाई हैरत का इजहार मैंने किया। ये उसका तीसरा रूप था। कानपुर स्टेशन पर ट्रेन रात को 9 बजे लगी। चूंकि 2 घंटे लेट हो चुकी थी, कुल्लियों से सामान उतरवा कर हम बाहर आए। राधा स्टेशन के बाहर गौर से कुछ तलाश कर रही थी। जब हम टिकट गेट से बाहर आए तो एक लंबा पुल पार करके उस तरफ आ गए जहां रिक्शे और टैक्सियां खड़ी थीं। मैं अब राधा के इख्तियार में था, इसलिए अपनी तरफ से मैंने कोई पहल नहीं की। 2 मिनट गुजरे कि एक लंबी सी स्याह रंग की शेवरलेट हमारे करीब आकर रुकी। बूढ़ा ड्राइवर बाहर आया और राधा बेटी कहकर हमारी तरफ बढ़ा। उसे देखकर राधा के चेहरे पर रौनक आ गई थी। उसने आगे बढ़कर कहा, आ गए बनवारी चचा? हाँ बेटी, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? फिर मेरी तरफ मुड़कर बोला, भला कंवर साहब की मौजूदगी हमारी बेटी को क्या कष्ट हो सकता है? घर पर तो सब राजी खुशी हैं। राधा ने कार में बैठकर पूछा। मैं उससे पहले बैठ चुका था। हाँ बेटा, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उस दिन तुम्हारे पिताजी कह रहे थे राधा बस आने वाली है। उसका तार तो आ गया है, फनी कौन बस खत्म हो गया। फनी कौन? मैंने और राधा ने एक साथ कहा। बूढ़ा ड्राइवर जरा सिटपिटा गया, फिर बोला, कमबख्त यादाश्त बहुत खराब है, बुढ़ापा है ना? शायद यही कहा था या कुछ और। भाई वो तुम लोग शादी के बाद क्या मनाते हो? अब हम समझे कि ये बड़े मियाँ हनीमून को फनी कौन कह रहे थे। हम लोग उनकी सादगी पर बेख्तियार हंस दिए। कार बाजारों से गुजर रही थी और भीड़ होने की वजह से रफ्तार बहुत सुस्त थी। उस दौरान राधा ने सरगोशी में कहा, देखो वहाँ किसी से ज्यादा बातें मत करना। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं कुछ दिन पहले लंदन से तालीम पाकर लौटी हूँ। और हमारी शादी को सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं। यहाँ मेरा मेका और तुम्हारी ससुराल है।
इस जन्म में तुम्हारी 2 सालियां और 2 साले हैं। तुम रामपुर के रहने वाले हो और तुम्हारा नाम गौतम बाबू है। तुम्हारी सास का इंतकाल हो चुका है। दोनों सालियों की शादियां हो चुकी हैं और बड़ी साली शीला की मंगनी तय पा चुकी है। मैंने तमाम तफसीलात जहन नशीन कर ली और फिर हम लोग खामोशी से सफ़र तय करते रहे। शहर से कुछ दूर निकलते ही गोमती नदी का खूबसूरत और लंबा पुल आ गया। उस पुल को पार करते हुए मैंने गोमती के किनारे मंदिर और शमशान बने हुए देखे और बहुत से स्नान घाट भी देखे जहां पुख्ता सीढ़ियां और फर्श बने हुए थे। आबादी का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था, मगर 10-15 मिनट तक मोटर फराटे भरती रही। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कोठियों का इलाका आ गया, मगर उसी तरफ आबादी घनी नहीं थी। कोठियों के दरमियान काफ़ी किताब खाली पड़े थे। उन कोठियों के सामने जंगलात का सिलसिला दूर तक फैला हुआ था। बहुत से खेतों में मुख्तलिफ फसलें खड़ी थीं। एक तरफ से पुख्ता और नीम पुख्ता छोटे मकानात का सिलसिला भी था। राधा के घर वालों से मुलाकात हुई तो दिल खुश हो गया। सभी तालीम याफ्ता और बुलंद इखलाक लोग थे। हर शख्स घुल मिलकर बातें करना चाहता था और अपने तौर पर खातिर मदारत कर रहे थे। राधा की बहनें राधा की तरह खूबसूरत और सलीकामंद थीं। वो बड़े अदब व एहतराम से मिली। मुख्तसर ये कि अपनी मसनूई ससुराल को देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। ये कोठी जिसमें राधा के वालिदैन रहते थे अच्छी खासी किला नमा थी। 10-12 कमरों और कई वरांडों पर मुश्तमिल होने के अलावा लान, बगीचा और गेम कोर्ट वगैरह भी था। हमें कोठी के एक हिस्से में 2 कमरे जो सबसे अलग थे दे दिए गए। दिन में हम अलग रहते, मगर हमने सोने के लिए कमरा मुंतखब कर लिया। लेकिन पहली रात मेरे सामने राधा की एक अजीबोगरीब शख्सियत सामने आई। सबको खुदा हाफिज और शब बखैर कहकर जब हम अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुए तो राधा ने कहा, बाबूजी अब हमें अपना काम शुरू करना है, उसकी तफसील सुन लीजिए। मैंने दिलचस्पी का इजहार करते हुए कहा, ज़रूर, मैं खुद पूछने वाला था। यहाँ हमें कई आदमियों का खून करना है। निहायत इत्मीनान से राधा ने कहा, तुम्हें हैरत हो रही है, हालांकि ये बिल्कुल सच है। दरअसल प्रताप सिंह ठाकुर के रिश्तेदार सब के सब यहीं रहते हैं। उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए मैंने एक जदीद तरीका अपनाने का फैसला किया है। मॉडर्न लिबास में मलबूस राधा इस वक्त एंग्लो इंडियन लग रही थी। उसने ज़रा से तवक्कुफ के बाद कहा, हमारा शिकार एक आदमी हुआ करेगा। उस शख्स को फांस कर एक खास जगह तक लाना मेरा काम होगा। उसकी आंखों के पर पट्टी बंदी होगी। उसके बाद मैं जो कुछ कहूँ आपको उस पर अमल करना है। इस तरह हम उन जालिमों का काम तमाम कर सकेंगे और कानून के संगीन हाथों से बच भी जाएंगे। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। मैंने कहा, बहरहाल मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो कहोगी वही करूँगा, लेकिन एक दरख्वास्त है कि मुझे छुट्टी जल्दी दे देना। मैं उसका वादा करती हूँ। तुम्हारा शरीर तुम्हारे कमरे में महफूज है। जैसे ही काम खत्म होगा तुम्हें मुक्त कर दिया जाएगा, यानी तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। अच्छा, तो फिर आज क्या करना है? मैंने तैयार होकर कहा। आज तो सिर्फ आराम करना है, राधा ने मुस्कुरा कर कहा। हम दोनों ख्वाबगाह में चले गए। यहाँ पहले से 2 मसहरियों का इंतज़ाम किया गया था। हस्बे वादा मैंने राधा से किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। हम थोड़ी देर बातें करते रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में गुम हो गए। दूसरे दिन राधा और उसकी बहनें मुझे कानपुर घुमाने ले गईं, मगर हम दोपहर तक लौट आए। खाने से फारिग होकर मैं आराम करने अपने कमरे में चला गया, मगर राधा मुझसे इजाज़त लेकर अपने शिकार की तलाश में निकल गई। तीसरे पैर हमने चाय अपने कमरे में पी। उसके बाद वो मुझे आज के शिकार की तफसील बताने लगी। मेरा आज का शिकार प्रताप सिंह का पोता अनूप है। हालांकि ये बूढ़ा आदमी है और पोती पोतों वाला है, मगर मैंने अपने जज्बा इंतकाम को तस्कीन देने के लिए आज उसका इंतखाब किया है। लेकिन वो रात के वक्त तन्हा खेतों की तरफ आएगा कैसे? मैंने हैरत का इजहार करते हुए कहा। राधा बेख्तियार मुस्कुरा दी, फिर बोली, मैंने उसकी फितरत का अंदाज़ा कर लिया है। उसे कीमिया बनाने का शौक़ है। बुढ़ापे में उसकी अकल मारी गई। मैंने जब उससे कहा कि साधु महाराज हमेशा रात को मिला करते हैं, मैं ये कर सकती हूँ कि उनके खेतों के करीब तक उन्हें ले आऊँ, फिर तुम खुद उनसे बात कर लेना। मगर वो एक वक्त में सिर्फ एक आदमी से बात करते हैं, और अगर कोई पास खड़ा हो तो हरगिज़ मुंह नहीं खोलते। उनका स्थान एक जोहड़ के किनारे है। बूढ़ा ये सुनकर मेरी खुशामद करने लगा और रात को अकेले आने पर तैयार हो गया। उसने मुझे ये हिदायत कर दी कि ये बात किसी को न बताऊं, क्योंकि उसके बेटे और पोते इन बातों से बहुत नाखुश हैं। इसका मतलब है ये काम बस बना ही समझो। मैंने मुस्कुरा कर कहा। जवाबन राधा भी मुस्कुरा दी। निस्फ रात गुजरी कि मैं और राधा खेतों की तरफ रवाना हो गए। इस तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। चांद छुप चुका था। सितारों की मध्यम रोशनी में रास्ता मुश्किल से नजर आ रहा था। मुझे खेतों के दरमियान एक पगडंडी पर तन्हा छोड़कर राधा कुछ देर के लिए एक तरफ चली गई। ये पगडंडी जोहड़ के किनारे पर थी। राधा का रुख दूसरी जानिब हुई इमारतों की तरफ था। मैं 10-12 मिनट तक बेचैनी से उसका इंतजार करता रहा। मैं अपने काम के लिए बिल्कुल तैयार था। जेब में एक स्याह कपड़े की पट्टी मौजूद थी, जिसको शिकार की आंखों पर बांधना था।
चंद मिनट गुजरे थे कि मैंने एक साया पगडंडी पर आते हुए देखा, ये राधा थी। मैं तेजी से उसके करीब खेत में चला गया और जब राधा के साथ चलता हुआ एक बूढ़ा आदमी मेरे करीब से गुजरने लगा तो मैंने बाहर निकलकर उसे पीछे से दबोच लिया। आन वाहिद में जेब में रखी हुई पट्टी उस शख्स की आंखों पर बंध चुकी थी। हल्के फुल्के बूढ़े पर काबू पाना कोई मुश्किल नहीं था। राधा मेरी साथ थी। हम जोड़ के किनारे आकर खड़े हो गए। बूढ़े आदमी को बेबस करके खड़ा कर दिया गया। उसे हुक्म दिया गया कि बेहिस्सो हरकत खड़ा रहे। फिर राधा स्कीम के बकिया हिस्से पर अमल करने का इंतजाम करने लगी। उसने मुझे भी मुख्तसरन बता दिया था और मैं उसका तरीक़ाकार सुनकर दंग रह गया। वाकई ये वही बात थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। राधा के इशारे पर मैंने गर्म पानी की बोतल उठा ली और एक लंबे फल का चाकू निकाल लिया। राधा मुझे इशारा करके बूढ़े के अकब में चली गई। मैंने हस्बे प्लान चाकू का उल्टा कुंद हिस्सा उसके गले से लगाकर कहा, अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। और लालची बूढ़े, तू क्या समझता है कि भगवान दुनिया भर की दौलत तुझे ही दे देगा? बूढ़ा खौफ से थर थर कांपने लगा। उसे अपनी मौत का यकीन हो गया था और उसकी सिट्टी गुम हो चुकी थी। एक लम्हे के लिए मुझे उस पर तरस भी आया, मगर राधा की पुरस्कार शख्सियत ने मेरे जज्बा रहम को ख़त्म कर दिया। चंद लम्हों के बाद राधा ने चीनी के प्याल में उबलता हुआ पानी उंडेला। अब मंसूबे का आखिरी हिस्सा शुरू हो रहा था। अचानक मेरी बदली हुई आवाज़ गूंजी, आखिरी वक्त में भगवान को याद कर ले बुढ़े खुसट, ले अब तेरा वक्त आन पहुंचा। ये कहकर जूं ही चाकू की उल्टी धार जरा ताकत से बूढ़े के गले पर फेरी गई और उसी वक्त थोड़ा सा गर्म पानी राधा ने उसके सीने पर डाल दिया। बूढ़ा खौफ से थरथराया और फिर धड़म से फर्श पर गिर पड़ा। मैंने झुककर उसकी नब्जें टटोली, मगर वो तो जिंदगी की कैद से आज़ाद हो चुका था। हमने इत्मीनान करने के बाद सामान का जूं का तूं रखा और नहायत होशियारी से बूढ़े की लाश उठाकर खेतों में ला लाए। दूसरे दिन बूढ़े अनूप की लाश एक किसान ने खेत में देखी। फौरन ही उसके बेटों को इतला कर दी गई। आम ख्याल ये था कि रात वक्त अनूप खेतों की तरफ आया होगा और उसे किसी जानवर ने हलाक कर दिया, मगर उसके जिस्म पर कोई जख्म नहीं था। ये देखकर लोगों ने कहा, ज़रूर अनूप को किसी जहरीले नाग ने डस लिया। बूढ़े की मौत का उसके ख़ानदान पर कोई ख़ास असर नहीं हुआ। उसी दिन शाम को अनूप सिंह फूंक दिया गया। तीसरी रात हमारा शिकार अनूप सिंह का बेटा स्वरूप सिंह था। ये 60 के पेटे में था, मगर बाजू अब भी मजबूत थे। उसे राधा न जाने किस बहाने से जौहर तक लाई। उसे दबोचने के लिए मुझे काफ़ी जोर आजमाई करना पड़ी। मुझे हैरत इस बात की थी कि राधा का फार्मूला किस कदर कामयाब रहा। वाकई की सुबह जब स्वरूप कुमार की लाश खेतों में पाई गई तो लोगों के कान खड़े हो गए। कुछ लोगों ने कहा, यह महज इत्तफाकी हादसात नहीं हो सकते, ज़रूर इसमें कुछ राज है। पुलिस को वाकया की इत्तला दी गई। कुछ फासले पर थाना वाकया था। पुलिस दोपहर को आई। उस वक्त तक लाश उसी जगह पड़ी रही। किसी तरह अखबारी रिपोर्टरों को भी उसकी इत्तला मिल गई और उसी दिन प्रेस को ये अजीबोगरीब खबर दे दी गई कि मज़ाफ़ाती इलाके में एक ऐसी लाश पाई गई जिसके जिस्म पर जख्म का कोई निशान नहीं, सिर्फ सीने पर बटनों वाला हिस्सा भीगा है। पुलिस की इब्तदाई कार्रवाई के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दी गई। तीसरे दिन अखबारात में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी शाया हो गई, जिसमें कहा गया था कि मौत दिल की धड़कन बंद हो जाने की वजह से वाक़या हुई। रिपोर्ट के बाद लोगों ने यही राय जनी की कि स्वरूप सिंह शायद घर वालों से बदजन हो गया था और ज़्यादा गम की वजह से उसका हार्ट फेल हो गया। लेकिन तीसरे दिन फिर एक लाश मंजरे आम पर आई। ये स्वरूप सिंह का छोटा भाई दिलीप था। 50 साला दिलीप की लाश भी बिल्कुल ऐसे ही हालत में पाई गई। अब उसकी इंक्वायरी हो रही थी कि उस खानदान का आखिरी 40 साला कुलदीप सिंह भी एक दिन खेतों में मुर्दा पाया गया। उसकी मौत भी हरकत कलब बंद हो जाने से वाक़या हुई। एक ही खानदान में एक ही अंदाज में 4 मौतें हो चुकी थीं, लेकिन अखबारात में 3 का जिक्र चल रहा था। अनूप की मौत पर वो राज में जा पड़ी थी। हम हुकूमत के जिम्मेदारान बुखला गए। अखबारात ने पुलिस और इंतजामिया पर काफ़ी कीचड़ उछाली, इसलिए मुतल्लिका थाने में एक बाकायदा गार्ड इस इलाके में तैनात कर दिया गया। पुलिस तैनात रही, मगर एक हफ्ता बाद फिर उसी खानदान का एक नौजवान सुल्तान सिंह खेतों में मुर्दा पाया गया। सुल्तान स्वरूप सिंह का वाहिद बेटा था। उसकी मौत भी दिल की धड़कन बंद जाने से हुई। उसके जिस्म पर भी जख्म नहीं था, उसका गिरेबान भी नम पाया गया। 1 माह के अंदर एक खानदान के 12 लोग इसी तरह मौत के घाट उतारे जा चुके थे। अब अनूप के खानदान में बेवा औरतें और कुंवारी लड़कियां रह गई थीं। इस खानदान की कसम पुरसी पर पूरा मुल्क अफसोस कर रहा था। हुकूमत की तरफ से नाहल पुलिस वाले हटा दिए गए थे। थानों में नया स्टाफ तैनात कर दिया गया। उसके अलावा तजर्बाकार जासूस भी मुकर्रर किए गए। अवामी हलकों ने अनूप सिंह के खानदान के साथ निहायत हमदर्दी का मुजाहरा किया। हजारों आदमी इन बेवाओं से मिलने भी गए जो विधवा हो चुकी थी। हैरत की बात यह थी कि इस खानदान को यह भी मालूम न था कि इनका दुश्मन कौन है। अब तक जितने वाकयात हुए वो सिर्फ उसी खानदान तक महदूद थे।
इस इलाके में दूसरे लोग अब भी खैरियत से थे, लेकिन पूरे इलाके में खौफो हिरास फैला हुआ था। अखबार वाले धड़ाधड़ उन खानदान की बेवाओं के इंटरव्यू छाप रहे थे। एक शाम जब हम चाय से फारे होकर तन्हा बैठे तो मैंने राधा से कहा, हमारा मुआहदा पूरा हो चुका, तुम अपने दुश्मनों का सफाया करने में कामयाब हो गई, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। वो कहने लगी, मैं आपकी बेहद एहसानमंद हूँ, जो आप हुक्म देंगे मेरे लिए उसमें कोई उज़र या तामुल ना होगा। राधा ने खलूस के साथ कहा। दूसरे दिन हम फिर बाई ट्रेन रामपुर रवाना हो गए। राधा का शौहर अपनी दुल्हन को घर ले जा रहा था। हमारे साथ वो पुरस्कार संदूक भी था। सफ़र की रात नहायत खुशगवार थी। हम फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे थे, इसलिए बोगी में हमारे अलावा कोई मुसाफिर नहीं था। आज राधा बेहतरीन लिबास पहने हुए थी। जदीद तर्ज में कटे हुए बाल और खूबसूरत सीने को नीम उरियां करने वाला स्कर्ट पहने हुए वो जापानी गुड़िया लग रही थी। उस वक्त 11 बज रहे थे और मुझे नींद आ रही थी। यही हाल राधा का था। अचानक मैंने राधा से एक बेतुका सवाल कर दिया, क्या हम दोबारा कभी नहीं मिल सकेंगे? उसने शफीक नज़रों से मेरी तरफ देखा और फिर आहिस्ता से बोली, मेरा काम ख़त्म हो चुका है, अब मैं अपने राजकुमार के पास हमेशा के लिए जा रही हूँ, मगर ये सच है कि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। सिर्फ याद रखोगी? मैं उठकर उसके पास बैठ गया। राधा उसी तरह बैठी रही। आज वो जज्बात से बिल्कुल आरी नजर आ रही थी। खुश्क बातों से तंग आकर मैंने सोने का इरादा जाहिर किया। एक बार फिर राधा ने वही पुरस्कार सिगरेट का डब्बा निकालकर एक सिगरेट मुझे पेश किया। राधा के मैंने खेज इसरार पर मुझे फिर वही सिगरेट पीनी पड़ी और सिगरेट पीते ही मैं होश से बेगाना हो गया, लेकिन मैं सब कुछ देख रहा था। एक बार फिर राधा ने मुझे उसी बक्स में लाश के करीब लिटा दिया। संदूक का दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया। ना मालूम कब तक मैं उसमें पड़ा रहा। संदूक फिर से खोला और मुझे लाश की तरह निकालकर बर्थ पर टेक लगाकर बिठा दिया। इस बार राधा ने मेरे मुंह से सिगरेट दबा दी और माचिस जलाकर सिगरेट सुलगा दी। 3 कश लेकर मैं बेहोश हो गया। दोबारा आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी और कंपार्टमेंट में मेरे सिवा दूसरा कोई ना था। राधा और उसका सामान न जाने कहाँ गायब थे। हाँ, मेरा अटैची मौजूद था, और जब मैंने घर पहुंचकर अटैची खोली तो ये देखकर हैरान रह गया कि पूरा अटैची केस करंसी नोटों से भरा हुआ था। ऊपर ही एक पर्चा रखा हुआ था। खत हिंदी में तहरीर किया गया था। लिखा था, श्रीमान जी, मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार और धन्यवाद करती हूँ। अपने माते के मुताबिक ये हकीर सा नजराना है। आशा है आप इसे स्वीकार करेंगे। मैं आपको हमेशा याद रखूंगी। फ़कत आपकी दोस्त राधा। मैंने जब सईदा अपनी बीवी को यह वाक़या सुनाया तो उसने सचमुच मानने से इनकार कर दिया, मगर इस बात पर वो उलझ कर रह गई कि अगर ये सब कुछ गलत था तो मेरे अटैची केस को नोटों से किसने भर दिया, मुझे पर्चा किसने लिखा था और मैं 1 माह तक कहाँ गायब रहा, जबकि कानपुर वालों ने पहले ही सईदा को इतला दे दी कि तुम्हारा शौहर यहाँ नहीं पहुँचा। वाक़यात इतने पुरस्कार थे कि ना किसी से कहते बनती और ना हजम होती। तजस्सुस अपनी इंतहा को पहुँचा तो मैंने इन वाक़यात की असलियत जानने का इरादा कर लिया। सबसे पहले मैंने पिछले माह के अखबारात इकट्ठे किए और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि तमाम वाक़यात और इंटरव्यू अखबारात में मौजूद थे। फिर एक दिन मैं और सईदा कानपुर रवाना हो गए। इस बार सईदा ने मुझे अकेले जाने की इजाज़त नहीं दी थी। उसके अलावा हमने ये सफ़र ट्रेन से किया। अपने खालाजाद भाई के घर पहुंचा तो उसने जाते ही शिकायत की। उसकी शिकायत बेजाना थी, मगर मैंने दूल्हा दुल्हन से माजरत कर ली और शादी का एक खूबसूरत तोहफा उनकी नज़र किया। इस तरह जान छूटी। सईदा मेरे साथ शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में जहां अखबारात की निशानदही के मुताबिक वो पुरस्कार मौतें हुई थी, वहां जाने पर जिद कर रही थी, मगर ये बात मैंने नहीं मानी और दिन में तन्हा उस इलाके में चला गया। सब कुछ वही था, वही रास्ते, वही कोठियाँ, वही एक तरफ बने हुए छोटे मकानात का सिलसिला और उनके सामने खेतों का एक लंबा सिलसिला। उन्हीं खेतों के करीब एक चौहड़ वाक़या था। मैंने उस इलाके के एक बूढ़े से मुलाकात की और फिर मेरे ख्याल की सच्चाई साबित हो गई। राधा की कोठी उसी जगह मौजूद थी। मैंने उस कोठी में 1 महीना गुजारा था और जब मैंने उस कोठी पर जाकर मुलाजिम को पुकारा तो बूढ़े ड्राइवर ने मुझे अजनबी नज़रों से देखकर कहा, बाबूजी किससे मिलना है? मैंने कहा, राधा देवी रहती हैं, उनकी बहन शीला देवी। राधा बेटी रहा करती थी, मगर अब उनकी शादी को 1.5 माह से ऊपर हो गया। वो तो कल लंदन वापस चली गईं अपने दूल्हा के साथ। मैंने बड़ी मुश्किल से बूढ़े को राजी किया कि वो मेरी मुलाकात शीला से करवा दे। हमारी ये मुलाकात उसी कमरे में हुई जहां मैं 1 महीने तक चैन की बांसी बुझा चुका था। ये वही शीला थी। मैंने उसे खूब पहचान लिया, मगर मुझे वो बिल्कुल अजनबी समझ रही थी। मैंने शीला को राधा का क्लास फेलो कहकर मुतारफ़ करवाया, इसलिए वो मुलाकात पर तैयार हो गई। बातों के दौरान शीला ने कहा, दीदी राधा 8 साल से लंदन में है,
तालीम मुकम्मल करके उन्होंने वहीं एक हिंदुस्तानी गौतम बाबू से शादी कर ली और अभी एक माँ दूल्हा के साथ यहाँ रहकर गई हैं। उन्होंने दरसी तालीम के अलावा पामेस्ट्री और मस्मेरिज्म वगैरह भी बाकायदा सीखी है। दीदी ने बताया कि उन्हें इस इल्म को हासिल करने में पूरे 3 साल लगे। अब वो कुछ अरसे से हिप्नाटाइज के कमालात सीख रही हैं। ये उनकी हॉबी है। वैसे हमारे दूल्हा भाई बहुत बड़े आदमी हैं। लंदन में उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। दीदी ने अपने शौक की वजह से ये सारे इल्म सीखे। आखिर में उसने कहा, तज्जुब है कि मैंने आपको कभी दीदी के साथ नहीं देखा। 8 साल पहले उन्होंने कानपुर डीए कॉलेज से बीए किया था। उसके बाद वो लंदन चली गईं। तुम मुझे नहीं जानती शीला देवी, लेकिन मैं तुमसे, राधा और तुम्हारे सारे खानदान से वाकिफ हूँ। मैं राधा का पुराना दोस्त हूँ। शीला के चेहरे पर अपनायत भरी ये हैरत छोड़कर मैं चला आया। वो दरवाजे तक मुझे रुकने को कहने आई, मगर अब मेरे जहन की तमाम गुत्थियां सुलझ चुकी थी। दरअसल बरस पहले यहाँ पर 2 खानदानों में पुरानी रंजिश थी और राधा ने उसी जज्बे को तस्कीन देने के लिए अपने अलूम से काम लिया और मैं उसकी शोबदाबाजी से उसका दस्ते रास्त बन गया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।